इसका बिल अब थोड़ा लेट ही होगा, इस तरह होने चाहिए कि टाइम टेबल ना उसी तरह इस साल टैक्स की लिए करवाएंगे, उसके बाद होगा टैक्स का। पहले से बिल पूरी होंगी ना फिर इसके बाद आज आज तो वैसे भी सीधा तो बाहर दिन पर है। दिन काफी पड़े हुए, बस पेपर टाइम डालो। पेपर को 20 दिन क्या दिन है इतना के बड़े ही यार, 20 18 में लिए 21 दिन पड़े हुए हैं। मेरी बिल आगे पूरी तैयारी रहती है 4 दिन 5 दिन में हो जाएगी सारी क्या। तो सारे बीटा के तो मैक्सिमम आप एक दिन में बीड़ा की भूख भूख है ना, जो बीड़ा थी वो तकरीबन तकरीबन इतनी यहाँ पे बीड़ा होती है। इतनी भूख है, इतनी भूख है बीड़ा की, बाकी सारी 50% से ज्यादा 60% आधे चैप्टर में ये बीटा यूज करेंगे, हाँ। ये बड़ी बस कुछ नहीं है। खत्म करो, 200 तो बात पड़ा जाएगा, टेंशन ना ले, किसी के पास बात ये है मैक्सिमम आपसे में अच्छी होती है मिल जाता है। साल से पहले आप ही पढ़ा देते हैं, ये साल पहले आते थे वो पढ़ा चाहिए। वो आए चैप्टर ऐसे गुजर गए जैसे पता नहीं अभी हमें इसका खुद ही आइडिया है। 10 ये 15 चैप्टर तक भी कंसेप्ट क्लियर है, आखिरी चैप्टर का पता ही नहीं नाम क्या है। वो एक दिन में एक चैप्टर भी है। उधर से ऐसे रिलीज करते हैं सर, ये तो साला पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है, पहले भी आता था। नहीं सर का ये अभी तो तक पहुंचने तक कहने का उधर तक पहुंचने को नहीं नहीं इतना सारा गायब हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। 10 हो जाएंगे 10 तो 7 8 9 10 ये नहीं होते। 12 बजे हाँ तो बदलूं बैठे नहीं, तो सादा बना देंगे, 10 चैप्टर 10 के लिए अगर 700 800 नौ मैक्सिमम हो हो जाएगी। जाएंगे, 9 नवा नहीं वो होता। वैसे छोटे हैं बहुत, वो छोटे हैं लेकिन 8वां भी बहुत छोटा है, 8वां देख के अपना क्या है, 9 हो जाएगा यार। थोड़ा ही होगा ये है कि मतलब 10वां भी गुरु करवा ने दो। उधर की नहीं कोई बात कर रहे हो ज्यादा ठीक नहीं। साल को पढ़ा बोले का नहीं होगा। साल बहुत डीपली हुई बात है। अरे उन बैठने को ये बढ़िया बात मतलब जो बैठ पढ़ करे गरम चने कौन से चाय ले बेटा। ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी हम डिस्कस कर रहे थे मेरे बच्चों। हमने कहा कि ये तीनों लोग मेरे बच्चे आपस में बिजनेस पार्टनर हैं। पार्टनर ना भी बोले वो बोल देगा इनकी लायबिलिटी ज्वाइंट एंड सेवरल है, या ये तीनों मिलकर कारोबार करते हैं, इस तरह के अल्फाज बोल देंगे। और इन्होंने क्या की, कारोबार के लिए एक गाड़ी खरीदी है 15 लाख रुपए की मिस्टर डी से, ABC। कहता है अब ये लायबिलिटी कौन पे करेगा? कहता है कि ये लायबिलिटी मिस्टर डी चाहे तो किसी एक से रिकवर कर ले, क्योंकि इनकी लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी है कैसी, ज्वाइंट एंड सेवरल। और ज्वाइंट एंड सेवरल का मतलब क्या है, चाहे ये मिलकर पे कर दे, चाहे सेवरल का मतलब क्या है, इंडिविजुअली पे कर दे। तो मिस्टर डी को भी कानून ने हक दिया हुआ है, चाहे वो इन तीनों से रिकवर कर ले, चाहे किसी एक से ही रिकवर कर ले। तो ये वही असूल मेरे जो पार्टनरशिप में होते हैं। लेकिन मेरे इसमें जरा देखिए कि राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन, अगर मिस्टर डी ने किसी एक बंदे को कह दिया मिस्टर सी को, चल भैया 15 लाख रुपया दे, अब मिस्टर सी का ये राइट है इस तरह की, इसमें जो म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं, जहां पे लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है, वहां पे जिस बंदे से लायबिलिटी की मांगी जा रही हो क्रेडिटर की तरफ से, उसका राइट है कि वो बाकियों से हिस्सा मांगे। मिस्टर डी ने मांगे ही सी से 15 लाख रुपया दे, मिस्टर सी का राइट है कि वो मिस्टर ए और बी को कहेगा चलो भैया 5-5 लाख रुपया दो, वो मुझसे पैसे मांग रहा है, मैंने उसको दे रहे। अब अगली बात, शेयरिंग ऑफ लॉस इन कंट्रीब्यूशन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे, इंतहाई इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा अगर इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है। कहता है कि मिस्टर ए, बी और सी ये 3 पार्टनर थे, और इन्होंने क्या कर लिया, किसी मिस्टर डी के 15 लाख रुपया पे करना था। अब अज्यूम कर लो मेरे, ये जो 15 लाख रुपया कैसे पे करेंगे, मिलकर पे करेंगे। अगर एक ने पे कर भी दिया तो वो बाकी से क्या मांगेगा, कंट्रीब्यूशन मांगेगा, जैसे अभी पीछे पड़ गया है।
लेकिन अज्यूम कर लो, कहता है कि अगर कोई मिस्टर ए है, अज्यूम कर लो ये मिस्टर ए इंसॉल्वेंट हो गया, मिस्टर ए के इंसॉल्वेंट होने के बाद मेरे बच्चे मिस्टर ए इंसॉल्वेंट हो गया, इसके इंसॉल्वेंट होने के बाद इसकी प्रॉपर्टी में से जो रिकवर हुआ, इसे कंट्रीब्यूट कितना करना था, 5 लाख रुपया। इसकी प्रॉपर्टी में से जो रिकवर हुआ सिर्फ 1 लाख रुपया रिकवर हो सका, बाकी 4 लाख रुपया नुकसान हो गया भैया, इससे नहीं मिलने वाला, इंसॉल्वेंट हो गया मिस्टर जो ए है, वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। 5 लाख रुपया उसने कंट्रीब्यूट करना था, नहीं कर पा रहा, सिर्फ 1 लाख रुपया कंट्रीब्यूट किया है। अब रिमेनिंग जो 4 लाख है वो क्या करेंगे, बाकी दोनों पार्टनर्स में इक्वल डिवाइड कर देंगे। इसको जरा देखिएगा, हमने कहा कि मिस्टर ए, बी और सी ये 3 पार्टनर थे, इन्होंने मिस्टर डी का 15 लाख रुपया पे करना है। हमने कहा कि तो 5 तीनों ने, लेकिन आप थोड़ा सा जरा चेंज करना सिनेरियो। मिस्टर ए जो पार्टनर है, चलो 15 की बजाय इसको कर लो 10 लाख रुपया, ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन सही हो जाएगी। इन्होंने 10 लाख रुपया पे करना है। मिस्टर ए जो पार्टनर है वो 20% का, मिस्टर बी जो पार्टनर है वो 30% का, और मिस्टर सी जो पार्टनर है वो 50% का। अब मेरे बच्चे इसने कितना कंट्रीब्यूट करना था, 2 लाख रुपया, इसने कितना करना था, 3 लाख रुपया, इसने कितना करना था, 5 लाख रुपया। अब हुआ क्या कि मिस्टर ए इंसॉल्वेंट हो गया, इसके घर से कुछ भी नहीं मिला, तो 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया, वो तो हमें मिला ही नहीं। अब इसका क्या करना है, बाकी पार्टनर में कैसे करेंगे मेरे बच्चे, इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, बस इस चीज का ध्यान रखना। क्योंकि जब इस तरह का सिनेरियो दे देंगे ना, हम चले जाएंगे उसको प्रोपोर्शनेटली करने के हैं, कि उसको जिस तरह की रेशो है प्रॉफिट की, उस तरह इसको क्या करो, उसको वो कर दो इनमें डिवाइड ना। अगर 2 लाख नहीं मिला तो 1 लाख रुपया ये कंट्रीब्यूट करेगा, 1 लाख है, क्योंकि वो कहेगा मिस्टर सी क्या वो मेरा ज्यादा सगा पार्टनर था, पार्टनर तो हम दोनों का, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, और कानून ने भी ये कहा। अब मेरे बच्चे अगली बात कर, वो कहता है कि अच्छा 2 लाख रुपए इसे पे करना था, 50,000 मिल गया है, 1.5 लाख रुपया नहीं मिल सका, उसका क्या करना है, 75 क्या रखोगे। पार्टनरशिप की वो शेयरिंग रेशो नहीं देखनी यहाँ पे, जो लॉस होगा बाकी रिमेनिंग पार्टनर उसको क्या करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। जो भी डिफॉल्ट होगा किसी पार्टनर की तरफ से, रिमेनिंग पार्टनर उसको इक्वली शेयर करेंगे। उसके बाद इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर। अब इसमें देखिएगा मेरे बच्चे, याद करो हमने डिस्कस किया था क्लास के अंदर, हमने कहा था कि मिस्टर ए, बी, सी ये तीनों ने मिस्टर सी का 15 लाख रुपया देना। मिस्टर सी पैसे मांगने आया करता था मिस्टर ए से, बार बार मुलाकात हुई, तो कभी मिस्टर ए ने मिस्टर सी से मिस्टर डी से पूछा था, पता भी शादीशुदा है, उसने कहा कि नहीं, कहता चल फिर रिश्तेदारी कर लेते। उसने क्या कर ली, मिस्टर डी की शादी होगी मिस्टर ए के घर। अब एक दिन मिस्टर ए परेशान बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि क्यों परेशान हुई, क्योंकि वही बात कि परेशानी तो सारी आपने मुझे दे दी, आप क्यों परेशान। उसने कहा कि एक्चुअली वो आपके पैसे देने हैं ना, उसकी ड्यू डेट आ रही, तो बस उसी के लिए परेशान है, बस सोच रहा हूँ कि कैसे। वो कहना रौला ही कौन नहीं लगा, कहता कितने आपका कितना हिस्सा, कहता 5 लाख रुपए, कहता आपको माफ किया, आपको माफ किया। तो मेरे बच्चे आप इसने लेने कितने थे, 15 लाख रुपए, उसे इसको तो माफ कर दिया, बाकी कितना रह गया, 10 लाख रुपए। अब ये बड़ा खुश हुआ, ये आया वापस, उनको कहता कि चलो भाई बी और सी जल्दी करो भाई, पैसे देने उसके, जल्दी इकट्ठे करो। कहता तू तो अपना हिस्सा लेकर आ, कहता मुझे माफ कर दिया उसने, कहता मुबारक हो, कहता ठीक हो गया। लेकिन ये बड़े खुश हुए इससे, वो कहता कि तुम लोग क्यों खुश हो रहे हो, कहता कि भाई खुशी की बात है ना, 5 लाख रुपया छूट गया। कहता मेरा छूटा, कहता नहीं, कानून का नहीं पता तुझे, जब कोई थर्ड पार्टी किसी एक पार्टनर को रिलीज कर दे, वो थर्ड पार्टी की नजर में तो रिलीज हो जाता है, लेकिन बाकी पार्टनर्स की नजर में रिलीज नहीं होगा। यानी कि जो 10 लाख रह गया था उसको दोबारा किस में डिवाइड करेंगे, 3 पे, दोबारा फिर उसको इक्वली जिस तरह था उस तरह शेयर करेंगे। क्या रखोगे मेरे बच्चे, तो इस तरह मेरे बच्चे इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रॉमिसर, अगर थर्ड पार्टी एक जॉइंट प्रॉमिसर को रिलीज कर दे, इसका मतलब ये सारे रिलीज हो गए, बाकी उसकी निगाह में जिम्मेदार हैं, लेकिन जो जिसको रिलीज किया है वो बाकी पार्टनर्स की निगाह में जिम्मेदार हो। याद रखोगे, उनके साथ जो बच गया होगा उसको दोबारा बराबर शेयर करेगा। डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स, अगेन मेरे बच्चे दोबारा सिंपल बात शुरू होगी। जॉइंट राइट्स कैसे आगे डिवॉल्व होते हैं, अजीम कर लो मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, इनकी एक गाड़ी थी मुश्तरका, ये गाड़ी इन्होंने 15 लाख रुपए की बेच दी किसी मिस्टर डी को, पता की लग रही है लेकिन बल्कि जो भी जहाज लग रहा है, बल्कि इन्होंने क्या किया, 15 लाख रुपए की गाड़ी बेच दी मिस्टर डी को, जल्दी जल्दी में ऐसे ही होता ना भैया। अब इन्होंने पैसे वसूल करने मिस्टर डी से, ए बी सी ने, कहता कैसे वसूल करेंगे, कहता ये राइट है तीनों का, ये तीनों मिलकर उससे पैसे वसूल करें, केस करना चाहेंगे तो तीनों मिलकर करेंगे उस पर केस, तो एक नहीं करेगा, क्योंकि पार्टनरशिप की बात नहीं हो रही, अगेन जनरल बात हो रही है डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स की। अगेन जब वो पेपर में कहेगा कि डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स कैसे होती है एज पर कंपनी सॉरी कॉन्ट्रैक्ट 1872, तो यही लिखने हैं हमें, वहां पे इस चक्कर में नहीं पढ़ना कि पार्टनरशिप है क्या है, अगर इस सोचना शुरू कर दिया ना फिर गए,
डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट का जो यहाँ पे टॉपिक दे रखा है यही दोबारा रिप्रोड्यूस करना होगा, याद रखोगे मेरे बच्चों, क्योंकि ये है ना आगे दे रखा है, वहां पे हम कहते हैं ये तो पार्टनर नहीं सर, तो डिवॉल्व कैसे राइट वो डिवॉल्व होगा वो आगे, क्योंकि देखो पार्टनरशिप के अंदर ना जो बाकी पार्टनर होते हैं वही आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का किरदार अदा कर रहे होते हैं, लेकिन आम जो कारोबार होता है उसमें जो पार्टनरशिप ना हो उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव घर वाले ही होते हैं, ना के पार्टनर, खैर क्योंकि वो पार्टनर होते ही नहीं कोई बंदा। खैर वापस आओ, इन्होंने एक गाड़ी बेची थी, 15 लाख रुपए लेना था मिस्टर डी से, कहता कौन वसूल करेगा, कहता तीनों मिलकर वसूल करेंगे, कहता अगर इनमें से किसी की डेथ होगी तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिंदों के साथ मिलकर ही केस करेंगे, कहता अगर दो की डेथ होगी दो के लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिंदा के साथ मिलकर ही केस करेंगे, तीनों मर गए तो तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलकर ही केस करेंगे, याद रखोगे यही असूल है, इसके अलावा कोई असूल नहीं है। लो बेटा, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस इंतहाई है। तो बेटा सबसे पहले कहता है कि रूल्स रिगार्डिंग टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, कहता है कि सबसे पहले नो टाइम स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड, कि जहां पे दो पार्टीज आपस में कॉन्टेक्ट कर लें, टाइम स्पेसिफाइड ना करें और दोबारा कहने की जरूरत भी ना हो। एप्लीकेशन टू बी मेड का मतलब क्या है, सम टाइम दो पार्टीज आपस में कॉन्टेक्ट कर लेती हैं, लेकिन एक पार्टी दूसरी पार्टी को कहती है कि भाई ये कॉन्टेक्ट तब परफॉर्म करना है जब मैं आपको कहूंगा, लेकिन बात का तो हम आपको पता कि कहे बगैर ही परफॉर्म करना होता है। जस्ट एग्जाम्पल है, मैंने किसी को ये कहा कि यार ये मोबाइल पकड़ो इसको सही कर दो, उसने कहा कि सर इसका ये पैनल चेंज होना है। अब मैं कहता हूं कि चल इसको अभी अपने पास रखो, जब मैं कहूंगा उस वक्त चेंज कर। मैंने उससे पूछा कितने का, उसने कहा कि सर 20,000 लगेगा। मैंने कहा कि चल अभी मोबाइल रखो, जब मैं कहूंगा उस वक्त चेंज करना। अब यहां पे मेरे से कब चेंज करना है टाइम तो बताया नहीं मैंने उसको, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा अप्लाई भी करना पड़ेगा अभी, तब वो तब सही करेगा उसको, अदरवाइज सही नहीं करेगा। कुछ दिनों के बाद मैं उसको गया, मैंने कहा कि ये पकड़ 20,000 वो हो गया ना मोबाइल से, कहता है सरकार से हो गया सही। आपने कौन सा कहा था मुझे सही करने को, आपने कहा था कि जब मैं कहूंगा उस वक्त सही करना, आपने कहा ही नहीं सर मुझे। तो एप्लीकेशन टू बी मेड का मतलब और नो एप्लीकेशन टू बी मेड का मतलब क्या है कि एक दफा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगर दोबारा उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए कहना ना पड़े, बल्कि जो हुआ था उसको वैसे ही परफॉर्म करना है, इसको कहते हैं नो एप्लीकेशन टू बी मेड। लेकिन अगर एक पार्टी कह रही हो कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म तब करना जब मैं कहूं, इसको कहते हैं एप्लीकेशन टू बी मेड। जस्ट एग्जांपल, चलो इसको इस तरह भी देखना, आपने रिक्शे वाले को कहा कि भाई 4 मार्च को मेरा पेपर है, आपने सुबह 8:30 बजे मेरे घर पहुंच जाना, मुझे फलानी नादिया कैंटरिंग हॉल जो भी है वहां तक पहुंचाना, आ जाएंगे 1-2 दिन में रोल नंबर पे आपको पता चल जाएगा। तो फलानी जगह पे आपने मुझे पहुंचाना, 1-2 वीक कह लो या 1.5 वीक, आज वो शेड्यूल अभी शेयर हो गया होगा ग्रुप्स के अंदर मॉक का, तो लाजमी मॉक देने में बच्चों, मॉक कोई मिस ना करे। अच्छा हुआ क्या, रिक्शे वाले को कहा कि भाई 4 मार्च को सुबह 8:30 बजे मेरे घर आ जाना, मुझे फलानी बैंक्वेट हॉल तक पहुंचाना, मेरा पेपर है। और साथ रिक्शे वाले को यह भी कह दिया आना तब जब मैं कहूंगा, क्योंकि हो सकता है मैं किसी दोस्त के साथ चला जाऊं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एप्लीकेशन टू बी मेड है या नो एप्लीकेशन टू बी मेड है, एप्लीकेशन टू बी मेड, यानी कि अब आएगा तब रिक्शे वाला जब आप कहोगे। लेकिन अगर खाली ये होता कि 8:30 बजे आपने 4 मार्च को मेरे घर आ जाना, मुझे शादी हाल तक पहुंचाना, इसके अलावा कोई बात नहीं की, इसका मतलब क्या हुआ, नो एप्लीकेशन टू बी मेड, दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। यार वो ये अक्सर होता है इस तरह का मामला। अब देखिएगा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कपड़े दिए कि भैया ये इन कपड़ों की सिलाई कर दो ईद के लिए, कपड़ों की सिलाई कर दो, किसके लिए, ईद के लिए। उसने कहा कि सर ये फलाना फलाना चीज कैसे रखनी है, उसने कहा कि यार ये तो बेगम से जाके पूछ के बताता हूँ। तो उसने कहा कि मैं ये सिलाई अभी शुरू ना करना, जब तब करना जब मैं कहूंगा। अब मेरे बच्चे मुझे ये बताओ, यहाँ पे एप्लीकेशन टू बी मेड या नो एप्लीकेशन टू बी मेड, एप्लीकेशन टू बी मेड। लेकिन हम अब दोबारा ये हमें समझ आ गई एप्लीकेशन टू बी मेड और नो एप्लीकेशन टू बी मेड क्या होता है। अब जरा दोबारा उसूल की तरफ आ जाओ, रूल बता देगा पेपर के अंदर, यही सॉरी सिचुएशन बता देगा, रूल आपने बता रहा है। कहता है जहां दो पार्टीज आपस में कॉन्टेक्ट करें, टाइम स्पेसिफाइड ना हुआ हो और दोबारा कहने की भी जरूरत ना हो, फिर परफॉर्मेंस कैसे होगी। कहता है जहां पे टाइम स्पेसिफाइड नहीं हुआ तो रीजनेबल टाइम में, और नो एप्लीकेशन टू मेड बगैर कहे हुए रीजनेबल टाइम में कॉन्टेक्ट परफॉर्म होना चाहिए। यानी कि मिस्टर ए ने, अब रीजनेबल टाइम क्या है सिचुएशन के लिहाज से, जस्ट एग्जांपल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था कि भाई ईद के लिए कपड़ों की सिलाई कर दो, टाइम तो नहीं बताया, ये ईद कहना ये टाइम नहीं होता, तो टाइम स्पेसिफाई नहीं हुआ, एंड नो एप्लीकेशन में दोबारा कहने की जरूरत नहीं थी, कपड़े देकर आ गए ईद के लिए कपड़ों की सिलाई कर दो। अब ये कपड़ों की सिलाई मिस्टर बी ने कब तक करनी है, ईद से पहले पहले, क्या उसको दोबारा कहने की जरूरत है, नहीं, उसके कहे बगैर ईद से पहले पहले कपड़ों की सिलाई कर देनी है। याद रखोगे मेरा रूल। उसके बाद कहता है कि सर्टेन डे स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी, जब दिन बता दिया लेकिन दोबारा कहने की जरूरत नहीं। जैसे आपने कह दिया था रिक्शे वाले को भाई 4 मार्च को आपने मुझे मान लो सुबह 8 बजे वहां पे शादी हाल पहुंचाना है, अब मेरे बच्चे दिन बता दिया, लेकिन क्या ये कहा कि मुझे कहना कि तब आना जब मैं कहूं, नहीं। अब वो कब परफॉर्म होगा, 4 मार्च को सुबह 8 बजे वो आपके पास आएगा।
सर्टन डे स्पेसिफाइड, अगर डे स्पेसिफाई कर दें, दोबारा कहने की जरूरत ना हो, तो कॉन्ट्रैक्ट किस दिन परफॉर्म होगा? उस दिन जिस दिन कह दिया है। याद रखोगे, सिंपल सी बात है, अगर दिन बता दिया मेरे बच्चे तो फिर उस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। उसके बाद कहता है कि सर्टन डे स्पेसिफाइड, दिन बता दिया है, एंड एप्लीकेशन मेड, लेकिन साथ ये भी कहा कि आना ये कॉन्ट्रैक्ट तब परफॉर्म करना जब मैं कहूं। तो मुझे बताओ उस दिन प्रोमिजर खुद ही आ जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर देगा या वेट करेगा? भी उस दिन वेट करेगा, उसका सर्टन डे उस दिन वेट करेगा कि वो कहेगा तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। याद रखोगे हैं, जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था कि मेरी शादी है 5 मार्च को, तो घर सजाना, लेकिन हो सकता है घर ना सजाने की नौबत आ जाए या हो सकता है सजाना पड़ जाए, जो भी है, क्योंकि बात का कोई लोग करते हैं कोई नहीं करते। उसने कहा कि 5 मार्च को घर सजाना, लेकिन आना तब जब मैं कहूँ। अब मेरे बच्चे 5 मार्च को सामान उठा के खुद ही नहीं आ जाएगा, वो कहेगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उसके बाद कहता है नो प्लेस फिक्स एंड नो एप्लीकेशन मेड, जहां पे नो प्लेस फिक्स एंड नो एप्लीकेशन मेड, जहां पे जगह तय ना हुई और दोबारा कहने की जरूरत भी ना हो, लेकिन जगह तय ना हुई, तो फिर वहां पे रूल्स क्या हैं? कहता है यहां पे मेरे बच्चे देखिएगा, कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर, जिसने ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना था उसकी ड्यूटी होती है अगली पार्टी से पूछे। जैसे आपने रिक्शे वाले को कहा था, भाई आपने क्या करना है, 4 मार्च को मुझे एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचाना है, तो वो 8 बजे। आपने क्या कर दिया, आपने जगह नहीं बताई उसको, भाई मेरे घर आना है या मैं यहाँ पे आ जाऊंगा तेरे यहाँ पे जो भी अड्डा है। अब अगर जगह नहीं बताई तो प्रोमिसर रिक्शे वाले की जिम्मेदारी वो आपसे पूछे, सर बता तो दो है यहाँ पे आ जाओगे या मैं घर आऊंगा। अगर वो नहीं पूछ रहा, तो नहीं बताया, तो नहीं डिस्कस हुआ, तो बाय डिफॉल्ट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होता है। याद रखोगे। तो कहता है कि वैसे आपने आपने रूल बताना है वहां पे, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर टू अप्लाई टू द प्रोमिसरी टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस। रीजनेबल प्लेस क्यों लिखा है? कि ये ना हो कि रिक्शा 4 पे लेके आ जाए, ऐसी भी तो बकवास हो सकती है ना, या ऐसा ममनू एरिया हो जहाँ पे मान लो कि लोग 9 मई के वाकई में उठा के बंद कर दिए जाते हैं, तो ऐसा कोई इलाका ना हो, तो वो रीजनेबल प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस एंड टू परफॉर्म इट एट सच प्लेस। सारी बात फिर वहां पे परफॉर्म हो, यानी कि अभी देखो हम ये नहीं कर रहे एट द प्लेस ऑफ बिजनेस, रूल से आता उसने यहाँ पे बंद कर दिया फिलहाल। उसने कहा कि अगर जगह ना बताई जा रही हो, आपने किसी, जैसे हमने डिस्कस किया था, आपने किसी बंदे को देगे पकाने वाले बंदे को कहा कि भाई फलानी तरीक को देगे पकानी, लेकिन मेरे बच्चे अब देगे पकाने के लिहाज से प्रोमिसर कौन है? वो पकवान, उसकी जिम्मेदारी है वो आपसे पूछे सर किस जगह पे, तो ये कानून ने उसकी जिम्मेदारी पे बात खत्म कर दी है, फिर वो जगह बताएगा, उस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे। याद रखोगे बेटा। उसके बाद सब प्रिस्क्राइब्ड अ सैंक्शन बाय द प्रोमिसर, ये तो सादी सी बात है। कहता है जो टर्म्स एंड कंडीशन, जो दिन टाइम ईच एंड एवरीथिंग जब प्रोमिसर आपको प्रिस्क्राइब कर दे, तय कर ले, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन परफॉर्म करना है जो तय कर लिया है। जब अगले बंदे को कह दिया 5 मार्च को सुबह 8:30 बजे ये काम आपने करना है, तो फिर उसी दिन उस टाइम पर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना। ये प्रेस्क्राइब्ड सैंक्शन का मतलब क्या है? जो चीजें जब सब कुछ तय हो गया, जब सब कुछ तय हो गया है, तो फिर उसी दिन परफॉर्म करना है, उसी वक्त उसी लिहाज से जो तय हुआ है। याद रखोगे बेटा, ये तो हमने पढ़ लिया। अब अगली बात बड़ी काम की चीज, कहता है कि अगर टाइम तय हुआ था कि कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म होना है, ये आईकैप का बड़ा फेवरेट है, ये मोस्ट फेवरेट है। अगर टाइम तय हो गया था मेरे, टाइम तय हो गया था कि किस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, और उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना हुआ, तो याद करो हमने डिस्कस किया था 2 सिचुएशन हो सकती हैं। टाइम तय हुआ था और उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ, 2 सिचुएशन हो सकती हैं। क्या बोला था बोला रेगुलर क्लास के अंदर? हमने कहा था या तो मौत पड़ेगी या मौत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर टाइम तय हुआ था और टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना हुआ हो, अगर टाइम तय हुआ था, टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना हुआ हो, या तो मौत पड़ेगी या मौत नहीं पड़ेगी। मतलब होता है ना बात का, जैसे आपने रिक्शे वाले को कहा था कि भाई 4 मार्च को मेरा पेपर है, तो वो 8:30 बजे मेरे घर पहुंच जाना। 9 बजे आपका पेपर था, रिक्शे वाला आया 9:45 बजे, आप कह रहे भाई लेट हो गया, तो कहता कौन सी मौत पड़ रही है, आज बताओ भाई मौत पड़ी कि नहीं? पड़ गई भाई, है भाई 9 बजे मेरा पेपर था बेशर्मा, तो 9:30 9:45 आ रहा है, तो मौत तो पड़ गई। तो इसका मतलब जहां पे अगर टाइम रखा हुआ था, पार्टीज का नुकसान हो रहा हो, तो कहेंगे मेरे बच्चे, अगर नुकसान हो रहा हो तो कहेंगे मेरे बच्चे यहाँ पे टाइम क्या है? एसेंस है, इनके लाजमी था टाइम पे परफॉर्म होना चाहिए। और अगर मौत ना पड़ रही हो, मतलब नुकसान ना हो रहा हो, तो फिर मेरे बच्चे लाजमी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट टाइम पर ही परफॉर्म हो, कोई आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो भी हो टाइम जब तय हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे परफॉर्म होना चाहिए, सिंपल। अब अगली बात देखा जाए, अगर टाइम पे परफॉर्म ना हुआ हो कॉन्ट्रैक्ट, तो अगली बात हम देखेंगे टाइम एसेंस था या नहीं।
कानून कहता है अगर तो टाइम असेंस हो, टाइम असेंस की निशानी क्या है, अगली पार्टी का नुकसान हुआ है। अगर टाइम असेंस था और कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे परफॉर्म नहीं हुआ तो फिर वो कहता है कि जो मजलूम पार्टी है वो डैमेजेस भी वसूल करेगी और वॉइडेबल का ऑप्शन भी है, दोनों चीजें। अगर टाइम असेंस हो और टाइम पे परफॉर्म ना हुआ तो डैमेजेस भी और वॉइडेबल भी, चाहे तो खत्म कर दे और डैमेजेस भी वसूल करे। रक्षा वाला का कहा ठीक है बस अब निबड़ गया काम, अब मेरा नुकसान पूरा करेगा जो हुआ है, वो नुकसान हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में जाके, डैमेजेस कैसे वो करने, याद रखोगे मेरे। अब अगली बात, अगर टाइम तय हुआ था लेकिन असेंस नहीं था, टाइम असेंस नॉट असेंस, तो फिर क्या होगा, फिर मेरे बच्चे डैमेजेस वसूल कर सकते हो लेकिन वॉइडेबल का ऑप्शन नहीं होगा आपके पास, खत्म नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वॉइडेबल का ऑप्शन खत्म हो जाएगा लेकिन डैमेजेस वसूल कर सकते। फिर सिर्फ एक चीज रह जाएगी, ध्यान रखना मेरे सबसे, यही काम की चीज है जो पेपर में आपसे पूछी जाएगी और आपने बतानी है। Dear sir, I apologize for leaving the class midway. I appreciate the effort you put in. बेटा ठीक हो गया, आप उसको बाद में रिकॉर्डिंग वगैरह सुन लीजिएगा मेरे बच्चे, नहीं मेरे बच्चे, देखिए अच्छे जिम्मेदार बच्चे भी हैं, ये तो कई बेशर्म जब दिल करता आ जाते हैं, जब दिल करता क्लास छोड़ के चले जाते हैं, इस समय बाशर्म भी है, अल्लाह ताला कामयाबी है सबको जो भी है, लेकिन इतनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना मैं पहली दफ़ा देखा। बड़े बच्चे आते हैं जाते हैं जो भी हैं, उनको लग रहा होता है कि जो भी है। मैं जस्ट आपको एक छोटी सी बात बता दूं, माजूद आपका टाइम आया होगा, मान लो कि आज बच्चों ने, उनकी छुट्टियां हुई थी, एग्जाम थे, एग्जाम खत्म हुए थे, अब उन्होंने जाना था, जैसे बच्चे जाते हैं नान के फलाने, आज उन्होंने जाना है, सारे मामला जारी बात है जो भी हैं, गाड़ी भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे, अब वो कैसे जाएंगे, वो ऊबर पे जाएंगे, वो फलानी वहाँ पे अड्डे तक जाना है, फिर आगे जाना है, मुझे इस चीज़ का कोई पता नहीं, और मैं यहाँ पे बैठा पढ़ा रहा हूँ। यानी कि जाहिर बात है, अगर लोग समझते हैं ना कि जो टीचर है, टीचर के सिर्फ वो जो घर वाले बच्चे तो बच्चे होते ही हैं, आप लोग भी उसके बच्चे होते हैं, और वो बच्चों की तरह ट्रीट भी करता है। तो लेकिन अगर बच्चे भी जरा थोड़ा सा इस चीज़ को वो समझे तो मेरा ख्याल है कि बड़ा म्यूचुअल बेनिफिट हो सकता है इस चीज़ का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको लग रहा होता है यार अभी पता नहीं अपनी मार्केटिंग ही लगा हुआ है, वो लग रहा है तो शायद पता नहीं किस चक्कर में बैठा हुआ तो लगा रहे है, तो पता नहीं, लेकिन बहरहाल शायद हम समझ नहीं पा रहे, जो टीचर बेचारे कोशिश कर रहे होते हैं, शायद हम उनकी कोशिश, कोई भी टीचर जो भी वो कर रहा हो, मेरा ख्याल है कि हम उसको शायद समझ नहीं पा रहे। जो भी एलिमेंट, मार्केटिंग का एलिमेंट तो होता ही होता, उसको बिल्कुल आप खत्म नहीं कर सकते कि चल यार कम से कम फायदा होगा, तो आगे बच्चे बता देंगे यार ठीक हो गया, फायदा होता है तो इस तरह ये कर लो चीज। लेकिन मेरे बच्चे उसमें कहीं ना कहीं एक ये भी एलिमेंट होता है कि कम से कम बच्चों का भी फायदा होता है, लेकिन बार म्यूचुअल उसके भी होता है, लेकिन बार ले मेरे वापस आओ गोली मारो ऐसी बातों को। लेकिन वो जज्बाती कर गया वो बच्चा ये बात करके, मैं सिर्फ इसलिए मैंने भी बात बता दी। ले बेटा, फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स टाइम, कहता कि अगर टाइम फिक्स हुआ हो और मेरे बच्चे उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना हो, तो हमने डिस्कस किया कि दो सिचुएशन हो सकती है। अगर तो टाइम तय हुआ था और टाइम असेंस था, और टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ, असेंस की निशानी क्या है, अगली पार्टी का लॉस हुआ है, तो फिर मेरे बच्चे जो मजलूम पार्टी है उसके पास दो ऑप्शन है, डैमेजेस भी क्लेम कर ले और कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी कर दे, जो मर्जी क्लेम कर ले, चाहे कॉन्ट्रैक्ट खत्म ना करे डैमेजेस ले ले, डैमेजेस भी ना ले कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दे, जो दिल करता है उसका, ऑप्शन दोनों अवेलेबल। लेकिन अगर टाइम असेंस ना हो और टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ तो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकता। कानून कहते हैं ना ना भैया रुक जा, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करने देंगे। जस्ट एग्जांपल मेरे अज्यूम कर लो, जब टाइम असेंस हो तो इफेक्ट मैंने बता दिया आपको, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल, और साथ आप क्या करेंगे, डैमेजेस भी क्यों, वॉइडेबल भी है और डैमेजेस भी। और वॉइडेबल का मतलब क्या है, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर दे चाहे तो कंटिन्यू रखे। और इफेक्ट ऑफ फेलियर परफॉर्म फिक्स टाइम, टाइम इज, अब चले एग्जांपल लीजिएगा, मिस्टर ए की शादी थी भैया 5 मार्च को, उसने मिस्टर बी को क्या रखा था, भैया आके घर 5 मार्च को सजाना है, शादी है, नहीं तो पप्पो खालो ने ताने दे के मार देना। अब भैया देखो 5 मार्च को शादी, तो घर 5 को ही सजाना था ना, अब 5 को शादी होगी, 6 को मिस्टर बी पहुंचा है भाई घर सजाने के लिए, अब क्या करना है भाई, है? अब तो फायदे को नहीं, टाइम एसेंस था, सारी बात आपने उस दिन करना था, वो सारा इवेंट था उस दिन, इवेंट वाले दिन आए नहीं, अब उसके बाद कर रहे हो तो फायदे को नहीं, बात समझ आ रही है। तो अब मोस्टली जो नीचे एग्जांपल दे रखे हैं बड़ी कमाल की है, कहता है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कॉन्टैक्ट किया हुआ था, मिस्टर बी ये जो किताबें हैं कुछ, ये आपने क्या करना है, मान लो कि 6 मार्च तक मुझे सप्लाई कर देनी है, क्योंकि 6 मार्च को क्या है, एक एक्सपो है, ये मैंने वहां पे उसको डिस्प्ले करना,
अब हुआ क्या कि 6 मार्च को मिस्टर बी ने किताबें सप्लाई नहीं की, तो यहाँ पे टाइम क्या था, असेंस, क्योंकि वो खत्म होगी, उस दिन का इवेंट था। जब जो दिन खास हो, जो उस दिन इवेंट हो, जब वो मामले खत्म हो गए तो मेरे टाइम असेंस ही था वहां पे। जैसे आपका पेपर था, आपने रिक्शे वाले को कहा था, तो टाइम असेंस था। तो मेरे यहाँ पे टाइम असेंस, जहां पे टाइम असेंस हो, फिर अगली पार्टी के पास ऑप्शन था कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करके डैमेजेस भी क्लेम कर ले। वॉइडेबल रिसाइन कब कर सकता है, जब वॉइडेबल का ऑप्शन आएगा। तो मेरे अगर टाइम असेंस ना हो, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था, मिस्टर बी भाई फलानी तारीख तक घर कंप्लीट कर देना, ये बना देना। उसने कहा 31 दिसंबर तक घर कंप्लीट कर देना। अब मेरे मिस्टर बी ने घर कंप्लीट नहीं किया, तो 31 दिसंबर तक, तो जो कमी बेशी रहेगी, अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकता वो। यहाँ पे टाइम सेंस नहीं है, कोई मौत नहीं पड़ गई किसी को, घर कंप्लीट नहीं हुआ तो। लेकिन हाँ, डैमेजेस क्लेम कर ले। उसने घर कोई 4-5 दिन बाद कंप्लीट करके दिया, लेकिन अभी भी स्टिल उस घर की जो हालत थी, मान लो कि मिस्टर ए ने 10 लाख रुपए देना था मिस्टर बी को, लेकिन मेरे बच्चे उसको अपनी तरफ से उस घर को जिस तरह तय हुआ था उस तरह करने में 2 लाख रुपया लग गया इसका अभी स्टिल। तो ये 2 लाख रुपया डिडक्ट करने के बाद बाकी 8 लाख रुपया उसको दे देगा। तो मैंने डैमेजेस क्लेम कर लिया उसने। याद रखोगे मेरे बच्चे इस तरह। तो रिसाइन नहीं कर सकता यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन डैमेजेस क्लेम कर सकता है। बेटा, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिलेड परफॉर्मेंस इंतहाई अहम। डिलेड परफॉर्मेंस कब होती है पहले बताओ, डिलेड परफॉर्मेंस कब होती है? वैसे मैंने आपसे कुछ पूछ पूछ के आपको बताना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम चीजें थोड़ी सी डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ नहीं पाता। नहीं तो पहले आपसे पूछना चाहिए था, क्योंकि पढ़ के बैठे हो सारे लोग। 10 दिन बाद तो पेपर देना आप लोगों ने, मॉक, फिर उसके 5-4 दिन बाद आई कैप का पेपर। तो बताओ डिलेड परफॉर्मेंस क्या होती है, किसको बोलते हैं डिलेड परफॉर्मेंस? आपके दिमाग में आ क्या रहा है? शाबाश, अच्छे लोग। तो बताते हो शर्माते क्यों हैं? मैं यहाँ से उठ के कभी आपके पास आया हूँ चपेड़े मारने? मार सकता हूँ भाई, घबराया ना करो, बता दिया करो, अल्लाह माफ करे। होता है ना कि बात करो नहीं सो आप मारो। ले बेटा, बचपन में तो हम इसलिए नहीं बताया करते, जल्द बताया तो सर की वहीं से छोटी आनी था, और वो उल्टी आती थी, ये भी नहीं देखती थी लग कहाँ पे रही। ले बेटा, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ऑफ डिलेड परफॉर्मेंस। डिलेड परफॉर्मेंस क्या होती है बोला? जब टाइम डिसाइड हुआ हो, उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना हुआ हो, इसको कहते हैं। अब ये डिलेड परफॉर्मेंस दे रहा है प्रोमिसर। जब प्रोमिसर आपको डिलेड परफॉर्मेंस दे रहा हो, और मान लो कि वहां पे टाइम क्या था, असेंस था, तो याद आपके पास 2 ऑप्शन था, डैमेजेस भी और रिसाइंड का ऑप्शन भी था, वॉइडेबल का भी। अगर आप ये ऑप्शन अवेल करना चाहते हो तो याद रखना, अगर आप डैमेजेस क्लेम करना चाहते हो या कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हो, तो दोनों चीजें आपने डिलेड परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से पहले पहले अगली पार्टी के नॉलेज में लेकर आनी है। जैसे अज्यूम कर लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, इसके बच्चों की शादी थी 8 मार्च को। अब मिस्टर बी को कहा था 8 मार्च को भैया ये चावल सप्लाई करने हैं मुझे। अब मिस्टर जो बी है वो 9 मार्च को चावल लेकर पहुंचा है। मेरे बच्चे मुझे बताओ डिलेड परफॉर्मेंस है कि नहीं? पक्की बात है। जब डिलेड परफॉर्मेंस है, मुझे बताया टाइम एसेंस था कि नहीं? पक्की बात है, शादी थी। अब इसके पास रिसाइन का ऑप्शन भी है और डैमेजेस का भी है। ये दोनों ऑप्शन अगर यूज करना चाहता है, ये ना हो कि पहले चावल से रखवा ले, उतार दे, रख दे वहां पे, फिर ये कह रहा मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूं। कानून कहता नहीं, कहता मैं डैमेजेस क्लेम कर लूं, कानून कहता नहीं, कहता उससे डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने से पहले पहले आप उसके नॉलेज में ले आओ, भैया मुझे नहीं ये चावल चाहिए। आप या आप चावल रखना चाहते हो, कोई नहीं, घर में इस्तेमाल हो जाए, डैमेजेस क्लेम करना चाहते हो, फिर भी उसको कहना चावल अभी रखा अपने पास, कल क्यों नहीं लेकर आया? तो कल नहीं लेकर आया, मैं डैमेजेस क्लेम करूंगा, चावल अब रख ले। तो डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने से पहले ही दोनों ऑप्शन यूज हो सकते हैं, खत्म करने का भी और डैमेजेस का भी। अगर आप खत्म करना नहीं चाहते लेकिन डैमेजेस क्लेम करना चाहते हो, चावल एक्सेप्ट करके फिर नहीं उसको बोलना। जैसे रिक्शे वाला ले रहा है, आप उसे डैमेजेस क्लेम करना चाहते हैं, ले रहा है, कोई नुकसान हुआ है आपका, लेकिन कहते कोई मसला नहीं, जाता हूं मैं अभी फिलहाल। डैमेजेस क्लेम करना चाहते हो, रिक्शे में बैठने से पहले बताना उसको। जब रिक्शे में बैठ के परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लिया आपने उसकी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही नहीं हो सकता, डैमेजेस भी क्लेम नहीं कर सकते। याद रखोगे इंशाल्लाह। तो बेटा कहता है परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, कहता है कि जो वादे के बदले वादे होते हैं वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। कोई बच्चा पूछ भी रहा था कि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कैसे परफॉर्म करते हैं, वो बड़ा कबल वक्त पूछ रहा था, चैप्टर 2 में ही पूछ रहा था। तो आज आया, मेरा ख्याल वो बच्चा नहीं आया होगा। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस ऑनलाइन मेरे बच्चे जब शुरू शुरू में, तो आपको पता, आप रिकॉर्डेड मोड पे चले गए। शुरू में तो बथेरी आवाम थी, अब आहिस्ता आहिस्ता आपको पता कि उनको लग रहा होता कि ठीक है। लेकिन ये अच्छी बात है कि कम से कम फिजिकल वालों ने अपनी जो है ना वो रूटीन बरकरार रखी है, ये अच्छी बात है।
ले बेटा लो देखिएगा, कहता है कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जितने फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे जाहिर बात उसमें वादे के बदले वादा ही होता है। यहाँ पे हम पढ़ ही बोल रहे हैं कि जहां पे दोनों पार्टीज की तरफ से वादे हों, रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं उसको, जहां पे वादे के बदले वादा है। तो जो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैं, कहता है कैसे परफॉर्म की जाती हैं। कहते हैं पहले नंबर पे तो एक असूल दिमाग में रखिएगा कि ये याद है ना, प्रॉमिस विच फॉर्म द कंसिडरेशन आर पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। यानी कि अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी भाई 8 मार्च को आपने क्या करना है, आपने 8 बैग, एक दो तीन चार 6 बैग राइस के सप्लाई करने 8 मार्च को, और मैं आपको दूंगा 1000 पर बैग के लिहाज से, चलो 2 कर लो, 2000 पर बैग के लिहाज से पे करूंगा 8 मार्च को, उसे डन कर लिया। अब मेरे बच्चे ए ने उसको 8 मार्च को 2000 पर बैग मतलब 12,000 पे करने का वादा किया हुआ, और मिस्टर बी ने उसको जो 6 बैग राइस के सप्लाई करने का वादा किया हुआ। अब ये क्या है, वादे के बदले वादा, इसको क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। कॉन्ट्रैक्ट आज ही हो गया, आज ही 11 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट हो गया, परफॉर्म कब होना है, 8 मार्च को। लेकिन सर ऑफर हुई थी, एक्सेप्टेंस होगी, प्रॉमिस बन गई, प्रॉमिस में कंसीडरेशन होनी चाहिए थी। तो कंसीडरेशन आज तो आप 11 फरवरी को तो ना मिस्टर ए को भी कुछ मिला ना मिस्टर बी को कुछ मिला। हमने कहा तो प्रॉमिस तो है ना, ये प्रॉमिस ही कंसीडरेशन बन जाएगी, इसलिए ये अल्फाज हैं प्रॉमिसेस विच फॉर्म द कंसीडरेशन और पार्ट ऑफ कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। बात का मान लो कि आधी पेमेंट कर दी, आधी अभी बाद में करनी है, होता ना इस तरह का। तो अब रोचे कहता है कि व्हेन प्रॉमिसर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म, कहता है प्रॉमिसर को कब अपनी जिम्मेदारी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। जस्ट एग्जांपल अज्यूम कर लो, मिस्टर ये पेमेंट थी ऑन डिलीवरी 8 मार्च को, मिस्टर बी पहुंचा है, चावल लेकर नहीं आया, पैसे मांग रहा है उससे, क्या मिस्टर ए को पैसे देने की जरूरत है? वो कहेगा भाई चावल तो डिलीवर कर है, तो मैं तुझे हमें पैसे दे दूं। वो पैसे देने के लिहाज से प्रॉमिसर है, लेकिन पैसे तभी देगा जब डिलीवरी होगी। भाई आप अपना वादा पूरा करो, फिर मैं पैसे भी दे दूंगा आपको। बात समझ आ रही? कहता है कि व्हेन प्रॉमिसर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म, प्रॉमिसर को कब अपना एप्लीकेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, जब प्रॉमिसी अपना जिम्मेदारी पूरी ना कर रही हो, तो प्रॉमिसर को भी अपनी जिम्मेदारी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। जस्ट एग्जांपल, ये पिज्जा मंगवाया इस खातून ने, लेकिन पेमेंट ऑन डिलीवरी है। अगर ये खातून पे करने को तैयार नहीं, तो इसको पिज्जा जो भी बॉय है इसको पिज्जा देने की जरूरत नहीं है, याद रखोगे। इसी तरह कहता है कि ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, कहता है परफॉर्मेंस अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो, प्रॉमिस का जब परफॉर्म करेंगे रेसिप्रोकल प्रॉमिस, उसका ऑर्डर क्या होगा, कैसे परफॉर्म होंगे। भाई देखो, एक तो तरीकाकार ये है कि आपस में तय करना, जिस तरह तय किया होगा ऑर्डर, जैसे मान लो यहाँ पे आप आए पढ़ने के लिए, आपने कहा कि सर आपसे बिलो पढ़ लेते हैं, लेकिन पैसे देंगे जब सिलेबस खत्म होगा। मैंने कहा कि ठीक हो गया, अब ये ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस मेरे बच्चे तय हो गया, पहले मैं पढ़ाऊंगा फिर आप पे करोगे। या मान लो कि ऐसे भी हो सकता है सर कि आप क्या करो, चलो वो तो बाय नेचर होता है ना, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी ये घर बना दो, उसने कहा कि सर पेमेंट कहना पेमेंट दूंगा जब घर कंप्लीट होगा। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस तय हो गया, अब पेमेंट कब होगी मेरे बच्चे, घर कंप्लीट होने में। पहले मिस्टर बी घर कंप्लीट करेगा, फिर मिस्टर ए क्या करेगा, उसको पेमेंट करेगा, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस तय होगी। कहता है जहां पे ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस तय ना हो, पहले किसने करना है बाद में किसने, तो फिर कहता है बाय नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, जो फिर तरतीब होती है उसी तरह परफॉर्म होना। जैसे इन कॉलेजेस की नेचर क्या होती है, पहले फीस बाद में पढ़ाना, बाय डिफॉल्ट तो यही है, अनलेस के कुछ और एग्री कर लिया जाए। कहीं पेट्रोल पंप पे जाओ पेट्रोल डलवाने, तो पहले पेट्रोल फिर पेमेंट करते हो, बाय डिफॉल्ट तो यही है। लेकिन मेरे बच्चे चेंज भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको शायद बताया था रेगुलर क्लास में कि रात को 12 बजे के बाद मोस्टली पेट्रोल पंप को कहते हैं पहले पेमेंट बाद में आपको वो मिलेगा पेट्रोल, है क्योंकि लोग पेट्रोल डलवा के भाग जाते हैं। हालांकि सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं वहां पे बेशर्मा, है लाइटें जल रही हैं, और तेरी शक्ल तेरी मुंडी तो नजर आ रही होगी सीसीटीवी कैमरे में, चाहे रात को भी भाग रहे थे। जैसे वो बंदा नहीं था, वो पिछले दिनों में आपने एक देखा था, एक बेचारा शरीफ सा इंसान अंडे लगा के खड़ा हुआ था, है लोग करते हैं अपने इसराज के, क्योंकि इतना कोई महंगा नहीं है ये सिस्टम सीसीटीवी वाला, उन लोगों की इज्जत तो कोई ना नहीं, अब रुल तो गए ना। तो ये एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है कि लोग जितना हो सके इस चीज़ का प्रयोग करें, क्यों क्या करें, सीसीटीवी कैमरा लगाए ऐसी जगहों में, ताकि इस तरह का जो भी मामला हो वो पता चल रहा हो कि कौन क्या कर रहा है। जैसे अभी पीटीआई के जितने लोग हैं उन सब लोगों ने अपने घरों में सीसीटीवी कैमराज लगा रखे, क्यों, माशाल्लाह सबकी माँ आ गई है और सबके घरों में माशाल्लाह जाती है, ताकि उनको पता कर सके उनके घर में कोई भूख और फ्लास तो नहीं है। पीटीआई वालों के घर जाके पता करती रहती है उनके, तो इसलिए उन्होंने सीसीटीवी कैमराज लगा रखे हैं। और लेकिन ये पिछले 8 हफ्ते 1.5 बाद कोई ना कोई बेचारा इनकी छापों की वजह से या जो भी है तशद्दुद की वजह से कोई ना कोई मर जाता है बंदा। तो ये वो कौम है, होना चाहिए इंसान को दर्द भी होना चाहिए ऐसी चीज़ों का, कि वो एक ऊँट की वो टांग कटी थी तो पूरा पाकिस्तान ने ववेला किया था। यहाँ पे हर दूसरे दिन कोई बंदा मार रहे हैं, कोई ववेला नहीं होता। इसका मतलब इंसान की जो जान है वो एक ऊँट की टांग से भी बड़ी सस्ती है।
कोई बात नहीं करता है, क्योंकि बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो मुखालिफ पार्टी का बंदा है? ऊंट तेरी पार्टी का था, है? ऊंठा बंदा बन, कोई इंसान तो बन, है? लेकिन पता नहीं मेरे बच्चे क्या हो रहा है, समझ से बाहर। लेकिन बरन कम से कम कहते हैं कि जो सबसे कम दर्जा ना ईमान का, वो किसी बुराई को बुराई समझना है, कि बुराई को बुराई तो समझो, है? अगर कोई आवाज नहीं उठा सकता है, मुझे पकड़ के ले जाएंगे, डाला आ जाएगा, है? अगर हाथ से, पहले मेन तो हाथ से रोको, ये बगैरत आते हैं, बगैर उसके चादर चारदीवारी के वो करते हैं, पमाल करते हैं उसको, इनको हाथ से रोको, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो, इनको डांगे मारो, क्योंकि कर ही नहीं सकते ऐसे। अगर वो इलीगल काम कर रहे हैं तो फिर आप ही करो, लेकिन हम नहीं कर सकते, हम माड़े हैं। नहीं तो जिले शाह की तरह हमें भी कहीं मार के फेंक देंगे। वो मासूम था बेचारा, उसको क्या पता, है? मलंग बंदा, उसको नहीं छोड़ा इन्होंने, इतने जालिम हैं ये लोग। खैर, कम कोई भी नहीं। इमरान खान कौन सा कोई लगा है कुछ इस तरह की सुनने, है? ये चीजें बना दी जाती ना उस वक्त। वो था ना साहिवाल में, वालिदैन को मारा था बच्चों के सामने, बगैर तहकीक किए हुए कि ये कौन है, टेररिस्ट है, मार दिया उनको, बच्चों को साइड पे करके भून दिया उनको। पहले तो बच्चे भी बीच में थे। तो इमरान खान था ना प्राइम मिनिस्टर, कहता मैं आगे इंसाफ करूंगा। क्या इंसाफ किया? उन्हीं के जरिए आया था, उन्हीं को सबको दे दिया क्लीन चिट। क्या कर लिया था इमरान खान ने वहां पे? लटकाता वहां पे, पता चलता भाई ठीक हो गया, अब चीजें सेट होने लगी। ये सारी कठपुतलियां होती हैं, ये ऐसे ही आते हैं, उन्हीं के कहे पे आते हैं, उन्हीं के ये मान लो के इशारों में नाचते हैं। कोई भी यहाँ पे ये समझे कि कोई मेरे लिए और आपके लिए आया, ये मेरे बच्चे गलत फहमी है हमारी। हाँ, अगर किसी का बाद में किबला दुरुस्त नजर आ रहा हो बज़ाहिर, फिर शायद अब इमरान खान को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो शायद उसका किबला दुरुस्त हुआ है, बज़ाहिर लगता है, लेकिन हो सकता है बाद में फिर बिगड़ गया, फिर तो ऐसे ही है, वो हमारी उसी किताबों में होगा जैसे कभी था। ये तो बगैर तब किसी किताबों में आएंगे ही नहीं। ले बेटा, माजरत के साथ ये कुछ बात बात क्योंकि बच्चे हो आप लोग, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए पेपरों के करीब, लेकिन फिर ले बेटा देखिएगा, ये ऑर्डर परफॉर्मेंस की समझ आ गई कि कैसे परफॉर्म होगा, तरतीब क्या होगी, कि जिस तरह तय कर लिया हो, अगर तय ना किया हो बाय नेचर, जिस तरह नेचर जैसा होता है, घर कोई रेंट पे लेते हैं, पहले रेंट बाद में रहना होता है मेरे बच्चे। ये नहीं होता कि पहले रह लो बाद में माशाल्लाह सामान उठाओ आखिर महीने के तो निकल जाओ वहां से। कहता है कि प्रिवेंटिंग द परफॉर्मेंस, ये मेरे बच्चे शुरू से पढ़ गए। अगर ये टेंडर वाला मामला है, अगर एक पार्टी एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफर परफॉर्मेंस कर रही हो, एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जरूरी है, वैलिड टेंडर था और अगली पार्टी उसकी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने से इनकार कर दे, तो यही हमने डिस्कस किया था। फिर गुड्स एंड सर्विसेज एक ही दफा ऑफर परफॉर्मेंस देनी होती है, बाद में आप क्या कर सकते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके अगली पार्टी से डैमेजेस क्लेम कर। ये क्या है, प्रिवेंटिंग द परफॉर्मेंस। अगर ये वैलिड था, लेकिन अगर उसका वैसे ही हक था तो वो तो कर सकता था। अगर आपने एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफर परफॉर्मेंस कर ही नहीं रहते, फिर तो अगली पार्टी का वैसे ही राइट है इनकार कर दे। इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ अ प्रॉमिस विच शुड बी परफॉर्म फर्स्ट, ये अभी हम डिस्कस करके हैं, बस जस्ट एग्जांपल, ये बड़ा अहम है मेरे बच्चों। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी मेरा घर बना दो, फलानी तारीख को घर बनाना शुरू कर दो। उसने कहा कि ठीक है सर, वो ईंटें वगैरह सारा कुछ हम ले आए या आप प्रोवाइड करें? उसने कहा मैं वो खुद प्रोवाइड करूंगा। अब मेरे बच्चों मिस्त्री आके बैठे हुए, इसने वो सारा बंदोबस्त किया ही नहीं ये सामान का, जिसे घर बनाना। अब मेरे बच्चे खुद सोचे क्या इसका प्रोमिजर का कोई डिफॉल्ट है इसमें, यानी कि पहले इन्होंने इंटरेस्ट मुहैया करनी थी, फिर उसे ये मेरे बच्चे घर बनाना शुरू करना था, अब वो मुहैया नहीं कर रहे। अगर वो नहीं बना पा रहा घर, उसमें इसका कोई कसूर नहीं है यार। हम ये नहीं कहेंगे तू प्रोमिजर था घर बनाने के लिहाज से तू क्यों नहीं बना रहा है, तेरे खिलाफ केस होगा, ऐसा नहीं मेरे बच्चे। वो कहेंगे भाई पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, फिर मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। कह रहा कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड अदर थिंग्स इलीगल। अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, लीगल और इलीगल दोनों काम कर रहे हैं, तो याद रखिएगा मेरे बच्चे, अगर तो ये अलग-अलग हो, यार पीछे हम कल परसों पढ़ गए थे, अगर सिंगल कंसिडरेशन हो, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो, सिंगल कंसिडरेशन एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट, 1 2 3 लीगल लीगल इलीगल, सिंगल कंसिडरेशन तो सारे का सारे ही इलीगल। लेकिन हमने अगर डिस्कस किया था, अगर मान लो कि ये दे रहा है 2 लाख रुपया, इस 2 लाख रुपए में 1.5 लाख रुपया ये लीगल के लिए है और 50,000 इलीगल का है, तो फिर इलीगल नहीं, क्योंकि कंसिडरेशन लहदा है। ये वही है मेरे बच्चे, वो यानी कि अगर एक सिंगल कंसिडरेशन हो, कई ऑब्जेक्ट, सिंगल कंसिडरेशन का मतलब क्या है, पता नहीं चल रहा किस काम के लिए कितने हैं, तो फिर सारे का सारे इलीगली कंसिडर होगा। अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट सिंगल हो, कंसिडरेशन कई हो, और एक भी कंसिडरेशन अगर अनलॉफुल हो, सारे का सारे। याद है ना वो बात? तो बेटा
alternative promise, one branch being illegal. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी, मिस्टर बी ये लो 60,000 रुपया, क्या करने? कहता मोबाइल ले आना। कहता मोबाइल ना हो तो फिर कहता चर्च। तो इसको कहते हैं अल्टरनेटिव, एक लीगल है, एक इलीगल। तो कौन सी मेरे बच्चे इसकी जो ब्रांच है इन्फोर्स करवाई जा सकती है? मोबाइल। चर्च वाला ये इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। यानी कि अगर उसने कह दिया ठीक है, अगर वो नहीं लिख रहा है कोई भी चीज, हम कहेंगे तू क्यों नहीं लिख रहा है, तो चर्च क्यों नहीं लिख रहा है फलाना, तो मोबाइल के लिए तो आप कह सकते हो उसको, लेकिन चर्च के लिए आप उसको कुछ भी नहीं कह सकते। थोड़ा ये बाकी एग्जाम्पल इसकी लाजमी कीजिएगा, इंतहाई अहम है मेरे बच्चे इसकी एग्जाम्पल। आज का टारगेट है चैप्टर नंबर 10 तक, हो भी जाएगा इंशाल्लाह। और आगे हैं ही 10-10, 15-15 मिनट के हैं। वो ज़्यादा टाइम लगाएं तो अपनी मर्जी से लगाऊंगा, अदरवाइज तो मेरे बच्चे ये तीनों चैप्टर वैसे रेगुलर क्लास में 1 घंटे से ज़्यादा, यानी कि पौने घंटे से ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं पौने घंटे की क्लास पढ़ाता हूँ, आपको पता ही, मतलब क्लास घंटे की होती है, पढ़ाता मैं पौने घंटा हूँ।